वहीं हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूर्या मैथिली, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ यासीन फारूकी जुड़ चुके हैं, जो कि ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम बोर्ड से हैं। साथ ही हमारे सहयोगी प्रभाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यासीन जी, मैं आपका ही रिएक्शन लूंगी। क्या कहेंगे, क्या आप लोग संतुष्ट हैं आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया, जो आज टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? बिल्कुल। एक तो आप है ना, बार बार ठीक करने के बावजूद भी ठीक नहीं करती हैं कि मैं एसडीपीआई की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूं और हमारी भी याचिका इसमें है जी। एक, और उसमें मैं खुद भी शामिल हूं, उसमें 4 में जो हम हैं। तो ये थोड़ा सा सही कर लीजिए, बार बार अच्छा नहीं लगता मुझे कहना। ठीक है, हम लोग माफी बहुत खुश हैं आपने और जो हम इस गुजारिश बात की की है, तारीफ करते हैं कि जो चीज हम बार बार कह रहे थे कि ये खामियां हैं, ये खामियां हैं, वही सारी खामियां जो हैं बोर्ड चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट ने बता दी हैं, जो हम बार बार कह रहे थे। और हम इस बात से बहुत खुश हैं कि हम एक सच्चाई के रास्ते पे थे और ऊपर वाले ने हमें उस सच के रास्ते पे सही और बिल्कुल सही साबित किया है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम सच पे ही चलेंगे और सच की जीत होगी। तो आपको क्या लगता है कि जो आपत्तियां थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस आपत्ति को सही माना है? क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि सारी याचिकाएं नहीं सुन सकते, 5 याचिकाएं ही सुन सकते हैं। जो अहम आपत्तियां हैं उसमें आपस में सामंजस्य बताया जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी याचिकाएं हैं उनमें वही चीजें दी गई हैं जो कि संविधान से अलग थी और जो चीजें गलत थी। मैंने बार बार हर चैनल पे ये बात कही है और वही चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आप एक जैसा कानून क्यों नहीं सोचते, एक नजर से संवैधानिक जो अधिकार हैं उनका क्यों हनन करना चाहते हैं आप? सिर्फ मुसलमानों को क्यों? अब आप एक बात मुझे बताइए, आज कितने दिन से वक्फ में उलझा रखा है, जो कि गलत तरीके से उलझा रखा है। हम जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनसे हटाने के लिए कभी औरंगजेब, कभी वक्फ, मतलब सारे, क्या सरकार को यही काम रह गया है? आज की तारीख में जो पासपोर्ट का हाल है, कितने देशों ने हटा दिया, अलग कर दिया भारत को पास, उन सब पे तवज्जो ही नहीं है। हमारी तवज्जो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर छोड़ दी है सरकार ने कि हम इनके पीछे पड़े रहेंगे और धर्म के नाम पे भटकाते रहेंगे। मैं बहुत खुश हूं आज के सुप्रीम कोर्ट के जो बात आई है और जो उन्होंने बात रखी है, जो उन्होंने जवाब मांगा है, वो बेहतरीन बात है और बेहतरीन जवाब। सूर्या जी, क्या वाकई सरकार मुद्दों से ध्यान भटका रही है? क्योंकि लगातार ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से भी ये कहा जाता है। धन्यवाद अंजलि जी। पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज जो भी सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंटरवीन किया है और जवाब मांगा है, वो एक सुखद लोकतंत्र की निशानी है। और मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि कम से कम अब तो ये लोग नहीं चिल्लाएंगे कि भैया कोर्ट हमारी बात नहीं सुनता, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा कुछ नहीं है जो कि इस बिल के अंदर चेंज किया गया हो एकदम से। जो बिल पास हुआ है उसके ऊपर उन्होंने कुछ क्लैरिटी मांगी है और वो क्लैरिटी 1 हफ्ते का टाइम जो है वो लिया है सुप्रीम कोर्ट में। जो सॉलिसिटर जनरल साहब है तुषार मेहता जी, उन्होंने, और वो जल्दी जवाब जो है दाखिल करेंगे। जो मेन मुद्दा है उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक ये सुनवाई चल रही है एक नई नियुक्तियां नहीं होंगी, ये ऑब्वियस सी बात है। यदि कोई भी विषय न्यायालय के विचाराधीन होता है तो उसमें नई डेवलपमेंट नहीं होती, वही आज हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि इतनी सारी जो याचिकाओं की बाढ़ आई थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने छलनी से छानकर 5 याचिकाएं चुनी हैं जिनके ऊपर की वो सुनवाई करेंगे। बाकी सभी को वो एप्लीकेशन के रूप में कंसीडर कर रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि इस देश के अंदर सबका साथ सबका विकास की बात होती है। यदि कोर्ट में किसी बिल के ऊपर कोई ऐतराज है, कोर्ट उसको सुन रहा है, कोर्ट में याचिकाएं गई हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने माननीय केंद्र सरकार से हलफनामा मांग लिया है 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते का टाइम दिया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं हो गया बहुत बड़ा कि पलट गया है
या फिर मतलब चेंज कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है सूर्या जी। लेकिन अभी तक तो ये सरकार की तरफ से पक्ष रखा जा रहा था कि मुस्लिमों के हित के लिए है, ये दावे किए जा रहे थे। लेकिन देखिए, दो जो अहम आपत्तियां हैं उस पर तो कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर दिखी गई। अब देखिए, एक हफ्ते में जवाब देना होगा। यास्मीन जी, मैं आपके पास पहुंचूंगी। हमारे सहयोगी प्रभाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो पूरे इस जो मामले को लेकर वो कल से ही सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। प्रभाकर, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जो हुआ है, किसी की जीत किसी की हार इसमें दिखाई दे रही है। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप जरा फोकस डालें कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज कहा गया है, जो आज टिप्पणी की गई है, क्योंकि हालांकि एक हफ्ते में तो जवाब देना होगा, तो क्या समझें इस पूरे प्रकरण को? देखिए, इसको बस ऐसे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बात कही थी कि संसद से पास कानून को, संसद से पारित कानून को, संसद से हुए बने हुए कानून पर विस्तृत सुनवाई के, बगैर विस्तृत सुनवाई के अदालतों को रोक नहीं लगाना चाहिए। अदालतें रोक नहीं लगाती हैं। लेकिन इस कानून के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन पर रोक लगाए जाने की जरूरत है, क्योंकि उसका प्रभाव व्यापक होगा। ऐसा कल कोर्ट ने कहा। कल ही एक मांग और उठी थी कि इस कानून पर स्टे लगा दिया जाए। कोर्ट ने आज उसका जवाब दिया, कहा कि कल हमसे मांग हुई थी, हमने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि हमें लग रहा है कि इस कानून में कुछ कमियां हैं, अच्छाइयां भी हैं। तो कमियां वाले जो प्रावधान थे, जिस पर कल कोर्ट ने कहा था कि हम इस पर स्टे लगा सकते हैं, तो वो कमियां तो कोर्ट ने दिखा दी सरकार को। अब सरकार को उसका जवाब देना है और सरकार को इसे कन्विंस करना है कि माय लॉर्ड, जो आपको जो कमियां दिख रही हैं, उस कमियों के बारे में हमारे पास ये जवाब है। कोर्ट से सरकार ने ये समय मांगा है। कोई चीज न रद्द हुआ है। सुप्रीम कोर्ट चूंकि आदेश देने वाला था, उस आदेश को रोकने के लिए सरकार ने खुद कह दिया कि माय लॉर्ड, आपके सवालों का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे और आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोशिश करेंगे, अगर आप कन्विंस नहीं हुए फिर हम देखेंगे। तो मतलब ये कि अगले आदेश तक ये जो व्यवस्था है, जो सबसे विवादास्पद व्यवस्था, जो वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटाने को लेकर जो सबसे ज्यादा विवाद है, और दूसरा वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिमों के को नामित करने, जिसकी नियुक्ति को लेकर के जो बवाल था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आपत्ति जताई थी और केंद्र सरकार ने कह दिया कि माय लॉर्ड, इसको हम लागू नहीं कर रहे हैं फिलहाल, हम आपके सवालों का जवाब देंगे, उसके बाद आपको जो आदेश देना होगा तो दीजिएगा। तो तकनीकी तौर पर हम देखें तो ये स्टे ही हुआ। अब इसके मायने निकालने की लोग कोशिश करेंगे तो इसमें दोनों बातें हैं। एक पक्ष से अगर सरकार के पक्ष से बात करें तो आज जो सीजीआई ने बात कही कि हमसे कहा गया, हमसे मांग की गई कि पूरे कानून पर रोक लगा दिया जाए, हमने नहीं रोक लगाया, तो सरकार के लिए सरकार कह सकती है, अपना पीठ थपथपा सकती है, सरकार के लोग अपना पीठ थपथपा सकते हैं, समर्थन वाले पीठ थपथपा सकते हैं, क्योंकि सीजीआई ने कहा कि इस कानून में कुछ कमियां हैं लेकिन अच्छाइयां भी हैं, तो अच्छाई वाले हिस्से पर पीठ थपथपा सकते हैं, क्योंकि पूरे कानून को हटाने, रद्द करने की मांग की गई है। तो कोर्ट ने कहा है कि कुछ कानून में अच्छी बातें हैं, तो उसके लिए सरकार और वक्फ इस कानून के पक्ष वाले अपनी पीठ थपथपा सकते हैं और कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के कुछ प्रावधानों पर हमें आपत्ति है, उस पर हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए, तो उसके लिए, और उस पर स्टेटस को हो गया, उस पर रोक लग गई, तो उसके लिए जो इसे चैलेंज करने वाले हैं, ऑपोजिशन के जो लोग हैं, वो कह सकते हैं कि हमारी जीत है। तो मतलब ये कि एक ऐसा फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और सीजीआई की जो टिप्पणी है, इसमें पढ़ने की जरूरत है। दोनों अपने अपने तरफ से निहितार्थ निकाल सकते हैं, लेकिन जो ऑपरेटिव बात है वो ये है कि निश्चित तौर पर जो लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे वो निराश नहीं हुए, उनको कोर्ट ने कुछ दिया है, उनके आपत्तियों को कोर्ट ने रेखांकित किया, माना है कि कानून में कुछ गड़बड़ियां हैं, और इसीलिए सरकार बाध्य हुई ये कहने के लिए कि हम उन प्रावधानों पर अमल नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप चिंता न करें, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, दोनों पक्षों को अपनी पीठ थपथपाने दीजिए और दोनों पक्षों को खुशी मनाने दीजिए। लेकिन जो कोर्ट ने कहा है, बस इतनी सी बात समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद से पारित कानून पर यूं ही रोक नहीं लगाया जाता। दूसरी बात, सरकार ने कहा कि संसद जनता के प्रति जवाबदेह है और इस कानून को बनाने में बहुत वक्त लगा है, बहुत विस्तृत चर्चा हुई है, जेपीसी को मामला गया था, दोनों सदनों में विशद चर्चा हुई है और इस कानून पर इस तरह रोक नहीं लगना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित नहीं किया, लेकिन जो आदेश पारित करना था सरकार मान गई। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार भी बैकफुट पर दिख रही थी कोर्ट में, और तभी तो जब सरकार को लगा कि सुप्रीम कोर्ट मानने वाला नहीं है, अंतरिम आदेश देगा ही, तो कोर्ट ने कहा कि माय लॉर्ड, आप आदेश मत दीजिए, हम आपके आदेश देने से पहले ही उस आदेश को मानने को तैयार हैं।
और इस तरह यहाँ पर बात खत्म हो गई। और 5 बिल्कुल, तारीख को सुनवाई होगी, 5 मई को, और जब सुनवाई शुरू होगी तो विस्तार से सुनवाई होगी, क्योंकि मसला बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण मसला है। और सबसे बड़ी बात है सूर्या जी, बार बार ये सवाल तो अब उठेंगे, जैसा कि अब हमारे सहयोगी प्रभाकर भी कह रहे थे, इसमें किसी की जीत, क्योंकि ये पूरा डिटेल में पढ़ने वाली बात है, लेकिन सवाल उठता है कि जो बार बार दलील दी जा रही थी, तो क्या सरकार के पक्ष की बात की जाए, सरकार की तरफ से ये कानून में लाने में क्या जल्दबाजी नहीं हुई? क्या अब जहां पर कहीं ना कहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खुद मान रहे कि ठीक है, इन आपत्तियों को सरकार खुद समझेगी, तो ऐसा नहीं लगा कि ठीक है जल्दी से बस ये कानून को थोप दिया गया, तभी ये वजह है कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई दिए? देखिए अंजलि जी, ये कानून एक बहुत बड़ी चर्चा और बहुत ही मैं कहूं स्वतंत्र भारत के इतिहास में सूर्या जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इमरान मसूद भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। इमरान मसूद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इमरान जी, सबसे पहले ये बताएं, क्या कहेंगे आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, क्या ये विपक्ष की जीत कही जा सकती है, जो लगातार बार बार विपक्ष सवाल उठा रहा था इस कानून को लेकर? देखिए, जीत और हार का सवाल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सब पहलुओं के ऊपर सुना है, और जिस तरह से अभी आपके संवाददाता भी बता रहे थे कि एकदम तुषार मेहता जी ने कहा कि हम लोग इन चीजों को आपके मानने को तैयार हैं और 1 हफ्ते का टाइम मिला है। अभी चूंकि मैं बाहर हूं तो पूरा मेरी वकील साहब से बात भी नहीं हो पाई प्रॉपर के बाद पता चले, लेकिन इतना जरूर है कि जो मुझे पता चला है कि 1 हफ्ते तक कम से कम ये जो जल्दबाजी के अंदर एकदम निर्णय शुरू हुए थे उनके ऊपर रोक लगेगी, और वो सारी चीजों को सुनने का काम सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा, और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फिर विस्तृत फैसला देने का काम करेंगे। तो आपने इसे लेकर याचिका दाखिल की थी और इसके लेकर कई सारी याचिकाएं दाखिल की गई, लेकिन यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि तमाम याचिकाओं को एक साथ नहीं सुना जा सकता है, एक साथ 5 याचिकाएं जो अहम आपत्तियां हैं। तो किन आपत्तियों पर आगे भी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जाएगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 सीनियर एडवोकेट्स को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसमें कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी साहब, सलमान खुर्शीद साहब, उजैफा साहब और राजीव धवन साहब, ये 5 लोग अब इसके अंदर आर्गू करेंगे नेक्स्ट डेट के ऊपर, 5 तारीख को शायद। तो देखिए जी बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे। और प्रभाकर जी, लगातार इस मुद्दे को लेकर, प्रभाकर, आप सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई सुन रहे थे, तो क्या, जैसा कि अभी मैंने आपसे सवाल पूछा था, किसी की जीत किसी की हार, तो क्या कहेंगे आप अगर इस पूरे मसले को समझा जाए तो? देखिए, हार और जीत का बात है ही नहीं। हम लोग तो संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं कि संविधान में जो हमारे अधिकारों के ऊपर संविधान ने दिया, उसके ऊपर जो कुठाराघात हुआ है, उसको हम सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाने के लिए गए थे। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, संविधान का कस्टोडियन है, और निश्चित रूप से इसके अंदर न्याय संगत फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना है, और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का वो सबको मान्य होगा। मेरा सवाल है इमरान मसूद साहब कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये अर्जियां आई हैं, जो याचिकाएं आई हैं, उसमें सब में ये मांग की गई है कि इन याचिकाओं, इस कानून को खारिज कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। पूरी तरीके से कानून असंवैधानिक है। अरे, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में कल की सुनवाई में भी और आज की सुनवाई में भी कोर्ट ने माना कि दो प्रावधान हैं जिसको लेकर कोर्ट को आपत्ति थी, मसलन वो जो वक्फ बाय यूजर और दूसरा जो वक्फ काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल और वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिमों की नियुक्ति का मसला था। इसके अलावा कोर्ट ने आज एक बात कही कि इस कानून में बहुत अच्छी बातें हैं, आपको उस पर क्या कहना है? देखिए, जब कोर्ट का फैसला आएगा तो कोर्ट के फैसले को हमें पसंद हो या ना पसंद हो वो मायने नहीं रखता है। हमें पसंद होना और नापसंद होना मायने नहीं रखता है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। एक बात मुझे थोड़ा समझाएं कि इस कानून को कानून बनने के पहले ही जब ये विधेयक था उसी समय से याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आनी शुरू हो गई, 150 के आसपास याचिकाएं। आपको लगता है कि इसके पीछे क्या वजह है कि याचिका दायर करने वालों की होड़ सी लग गई थी सुप्रीम कोर्ट में? अरे भाई, कहां, एक बात तो बताइए,
जो याचिका दे रहे हैं, जो जा रहे हैं, सारे जिम्मेदार लोग ही तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सब जिम्मेदार लोग पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट कम्युनिटी की तरफ से, क्योंकि पूरी तरीके से हमारे। But focusing more on the political, I wanted to say, and part of this we have said in Parliament. I had occasion to speak in Parliament. My able colleague spoke very well and very strongly in Parliament. So I wanted to say, friends, that this is not reform. It is retaliation in the guise of reform. It is retaliation meticulously scripted, strategically timed, and constitutionally questionable. The Waqf Amendment Act is not an exercise in efficiency as it pretends to be. It is an exercise in erasure. Behind the bland language of governance lies the bold ambition of control. Religious autonomy is being reduced to state-administered protocol, and community rights are being redrawn with bureaucratic pens. Let us be clear, this is not about improving institutions, this is about infiltrating them, controlling them and closing them. जिसे सरकार सुधार बता रही है वह दरअसल अधिकारों पर प्रहार है। वक्फ अधिनियम कोई प्रशासनिक कदम नहीं है, प्रशासनिक कार्यकुशलता का कोई कदम नहीं है, बल्कि ये एक मूल वैचारिक हमला है। इसे पढ़िए, इसे समझिए। ये कानून सुधार की भाषा में पूरी तरह से 100% नियंत्रण की नीति लाने का प्रयत्न करता है, लिखता है। यह न सिर्फ धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर चोट करता है, बल्कि अल्पसंख्यकों की आत्मनिर्णय स्वायत्तता की भावना को कुचलता है। ये सत्ता की दखलंदाजी को सुशासन कहकर पेश करता है। बड़ी अजीब विडंबना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक पार्टी की रूप से किसी रूप में चुप नहीं रहेगी और इसको हर प्रकार से कानूनी, राजनीतिक, पार्लियामेंट, संसद के अंदर, संसद के बाहर इसका विरोध करेगी। फ्रेंड्स, at a political level you cannot amputate Article 26 and call it administrative efficiency. You cannot call this an amendment act, whereas in fact it is an assault on identity, an assault on autonomy, an assault on constitutional values. A board with a token Muslim representation is another form of appropriation. It's not about minorities called Muslims. It's about a messaging. It's about a message that minority institutions are fair game for state takeover. दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि ये एक लक्ष्य से प्रेरित, एक लक्षित अतिक्रमण है और मैंने इसमें आज भी लिखा है, आज ही छपा है उसके विषय में। लेकिन आपको संक्षिप्त बताना चाहता हूं मैं कानूनी रूप से अब, और मैं ज़्यादा इस वक्त अब राजनीति से कानून की तरफ जा रहा हूं और वापस स्पष्ट कर रहा हूं कि मैं किसी रूप से उच्चतम न्यायालय की दलीलों के ऊपर कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं, कोई प्री जजिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो दलीलें हैं हमारी, उनका क्या तर्क है। तो अब कानून पर आप सुन रहे थे, कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, और साफ तौर पर कहा गया कि कांग्रेस इस कानून को लेकर आगे भी लड़ाई लड़ेगी। वहीं हमारे सहयोगी प्रभाकर भी जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, हमारे साथ कांग्रेस नेता इमरान मसूद भी जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, अगर आपके सवाल कोई हैं तो आप पूछ सकते हैं इमरान मसूद जी से। मसूद साहब से मेरा सवाल है कि जो सरकार की दलील है और जो अपोजिशन का जो तर्क है, सरकार की तो दलील ये है कि जो वक्फ में संशोधन किया गया, जो कानून लाया गया, वो दरअसल वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ के मैनेजमेंट, बेहतर मैनेजमेंट के लिए लाया गया, ताकि जो लोग
इसे कब्जा किए हुए हैं, कुछ लोग कब्जा किए हुए हैं, उनसे छुड़ाया जाए और दलितों, पसमानदा मुसलमानों तक उसका फायदा पहुंचाया जा सके। तो इसमें हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट में अभी बहस हुई नहीं है, जब विस्तार से बहस होगी तब होगी। मसूद साहब, बहुत जगह ये चर्चा होती है और लोग चर्चा करते हैं। कल भी यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुझे एक पक्षकार आए थे, उनके बारे में किसी ने इशारा करते हुए कहा, वो संयोग से पक्षकार ही थे जो इस कानून के खिलाफ आए थे। उन्होंने कहा कि देखो, आदमी कानून के खिलाफ आया है जो खुद ही सैकड़ों करोड़ की वक्त की संपत्ति हड़प करके बैठा हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हड़प के बैठा हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए इस कानून के अंदर तो उसको खुली छूट दे दी गई। इस कानून के अंदर आपने सारे प्रावधान वो हटा दिए जिससे वो वक्त की प्रॉपर्टी आप रिकवर कर सकते थे। अब वो एडवर्स पोजीशन के अंदर जा सकता है। अब उसके खिलाफ जो कार्रवाई पहले संज्ञेय अपराध माना जाता था, जमानती अपराध माना जाता था, वो गैर जमानती हो गया। तो आपने तो इस कानून के अंदर वो तमाम छूट दे दी। आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो कि आपने इसको जमीनों को बचाने के लिए बनाया। ये तो जमीनों को हड़पने वाला कानून है। ये तो जमीनों को हड़प करके ले जाएगा। ये जो सरकार एक बात और कह रही है कि ये धर्म का मसला नहीं है, ये धार्मिक हस्तक्षेप का मसला नहीं है, ये संपत्ति के मैनेजमेंट का मसला है, ये वक्फ के मैनेजमेंट का मसला है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, धर्म का मसला कैसे नहीं है? वक्फ बोर्ड और वक्फ दोनों अलग अलग विषय हैं। वक्फ बोर्ड केवल प्रबंधन का काम करता है और प्रबंधन सरकार के तंत्र के अंदर चलता है और सरकार का उसमें पूरा नियंत्रण रहता है। तो वक्फ बोर्ड अलग हो गया और वक्फ अलग हो गया। आपने ट्राइबल्स का नाम लेकर के मुस्लिम ट्राइबल्स को रोक दिया कि वो वक्फ ही नहीं कर सकेंगे, वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ ही नहीं कर सकेंगे। तो पूरी सीधे हस्तक्षेप नहीं है तो क्या है? ये तो सीधे हस्तक्षेप हो गया। आपने हमारे धार्मिक कृत्य से करने से हमें रोक दिया, तो इससे ज्यादा और क्या होगा? इसे जो सरकार की तरफ से बातें कही गई, कल भी सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में जो बात कह रहे थे वो यही दलील दे रहे थे। कोर्ट में वो जो दलील दे रहे थे मसूद साहब, कोई बात यही बार बार दलील देने की कोशिश कर रहे थे कि हम ये कानून जो ले आए हैं बहुत सोच विचार कर लाए हैं। जेपीसी को मामला गया था, संसद में विस्तृत चर्चा हुई है। बताइए, उनकी दलीलें, जब संसद में विस्तृत चर्चा हुई है, उनकी दलीलें मानूं या कानून के अंदर जो लिखा हुआ है वो मानूं? जो उन्होंने कानून में लिखा हुआ है वो हम लोग बता रहे हैं। जो कानून के अंदर आपने लिख करके दिया है, हम तो उसे लिखे हुए को कह रहे हैं। आप दलील क्या दे देंगे इसके ऊपर के वो आपने गैर जमानती नहीं करा? आपने लिख के दिया, गैर जमानती कर दिया। आप दलील दे देंगे आपने लिमिटेशन एक्ट नहीं हटाया, आपने हटा दिया कि वो एडवर्स पोजीशन का रास्ता खोल दें कि वो चले जाएं एडवर्स पोजीशन के अंदर। आपने तो सारे रास्ते जो कब्जा करे हुए लोग हैं उनको देने का काम कर दिया। आपने सारी वक्फ की प्रॉपर्टी जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर है फैली हुई है, उस पूरी वक्फ की प्रॉपर्टी पर जो काबिज लोग हैं उनके लिए एक सुगम रास्ता बनाने का काम कर दिया। अब मुझे एक मीटिंग में जाना है साहब, मैं जो आज सीजीआई ने कहा था वो बात ये कि इस बस एक आखिरी सवाल ले लीजिए कि सीजीआई ने कहा कि कल इस कानून पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की गई थी, हमने उसे नहीं सुना क्योंकि इस कानून में कुछ अच्छाइयां भी हैं तो कुछ कमियां भी हैं। जिन कमियों की तरफ बात हो रही थी उस पर रोक लग गई। तो जो अच्छाइयों की बात कोर्ट कह रहा है, हालांकि आप यहां पर जितने लोग आए हैं कानून के प्रत्येक प्रावधान पर आपत्ति है, तो जब कोर्ट ने यह बात कही कि कुछ अच्छाइयां भी हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भी कोर्ट कहेगा हमें उसको मानना है, उसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं हो सकता। अगर वो अच्छा लगेगा तब भी मानना है, बुरा लगेगा तब भी मानना है। तो देश तो कानून से चलेगा, हम तो कानून के मानने वाले लोग हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा वो तो हमें मानना ही है, उसके अंदर तो कोई दूसरा सवाल ही नहीं पैदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मसूद साहब, बहुत धन्यवाद। तो हमारे सहयोगी प्रभाकर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, जैसा कि आप चर्चा कर रहे थे, ठीक है इस पर राजनीति भी होगी, लेकिन सबसे बड़ा यहां पर यही मुद्दा उठ जाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, सबसे बड़ी बात है कि कोई इसे जीत मान रहा है, कोई हार, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि इस कानून को लेकर सरकार की तो यह दलील थी कि जो मुस्लिम वंचित है उनके लिए यह कानून लाया गया, उनके फायदे के लिए लाया गया है। तो क्या आपको लगता है कि एक हफ्ते का जो समय दिया गया है सरकार को, तो क्या उस बीच ये पूरे तरीके से कोर्ट को कन्विंस किया जाएगा इस कानून को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार कानून लेकर आई है तो उसके आधार हैं।
सरकार कन्विंस करने की कोशिश करेगी। बहुत ब्रीफ सुनवाई हुई है, बहुत ब्रीफ सुनवाई हुई। कल 2 घंटे की सुनवाई हुई। 2 घंटे की सुनवाई में 1.5 घंटे से ज़्यादा कानून की कमियों पर चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई, और उस पर कोर्ट के सवाल भी थे। कोर्ट भी उसे समझना चाहता था, सीजीआई खुद समझना चाहते थे। तो बहुत थोड़ा समय मिला था सॉलिसिटर जनरल के पास, और 4 बजते बजते कोर्ट ने ये बात कह दिया, 4 बजने में 5-10 मिनट कम था, तभी कोर्ट ने कह दिया कि हम एक आदेश हम प्रस्तावित कर रहे हैं। तो उस जो आदेश प्रस्तावित कर रहे थे, और उसमें कोर्ट ने जो बात कही कि ये जो 2 प्रावधान हैं उनमें उन्हें कमियां दिख रही हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर रोक लगे। तो चूंकि सरकार को अपनी बात कहने का समय नहीं मिला था, इसलिए कल सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि माय लॉर्ड, अभी कोई आदेश पारित मत कीजिए, हमें समय दीजिए। आज भी सुनवाई के समय ही उन्होंने कह दिया कि माय लॉर्ड, आप जो कह रहे हैं हम कर देंगे, लेकिन कोई आदेश पारित मत कीजिए। तो अब सरकार तैयारी के साथ आएगी। मैं तो ये कहूं कि आज वही हुआ जो सरकार चाहती थी। कल वो हो रहा था जो सरकार नहीं चाहती थी, आज वो हुआ जो सरकार चाहती थी, कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करे। और सुप्रीम कोर्ट को इसलिए सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कन्विंस कर दिया कि आप कोई आदेश पारित मत कीजिए माय लॉर्ड, आप जो कह रहे हैं हम वो करने को तैयार हैं। तो यहां तक सरकार की विन विन सिचुएशन है। लेकिन निश्चित तौर पर उन प्रावधानों पर रोक लगने का मतलब होता है कि सरकार, और ये कह देना कि हम उस पर अमल नहीं करेंगे, सरकार बैकफुट पर है। तो अब अधिक तैयारी के साथ आएगी। और जैसा मैंने कहा कि अभी केवल सॉलिसिटर जनरल अपनी दलीलें रख रहे थे, राकेश द्विवेदी को भी इस पक्ष में अपनी बातें कुछ कहनी है, और कुछ कहे नहीं थे। कल हरीश साल्वे खड़े थे, और कहीं से विदेश से कहीं से जुड़े हुए थे वर्चुअल हियरिंग के लिए, उन्होंने भी अपनी बात कही। बिल्कुल प्रभाकर, क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से यही चाहा जा रहा है कि इस पर अंतरिम रोक ना लगे। और देखिए अब देखने वाली बात है, 1 हफ्ते में जवाब देना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।